की हो। इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। पश्चिम एशियाई युद्ध से उपजे हालात पर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और भारतीय समुदाय के हितों को सरकार के लिए सर्वोपरि बताया। साथ ही कहा कि युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डीएस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक तक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति, रक्षा, औषधि उत्पादन, दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रयासों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के दुष्प्रभाव का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ईरान के राष्ट्रदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ईरान में भारतीय नागरिकों को दी गई सहायता की सराहना की और इसे चुनौतीपूर्ण समय में महत्वपूर्ण कदम बताया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही के ग्लोबल रीजनल सुरक्षा घटनाओं और भारत की रक्षा तैयारियों का रिव्यू करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा सचिव के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भाग लिया। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। आपको बता दें कि यह सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए भाषण के बाद बुलाई गई। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी काम सूचीबद्ध। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पारित करने का रखेंगी प्रस्ताव। वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का रखेंगी प्रस्ताव। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा उच्च सदन राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने प्रसिद्ध नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही पूरे देश में पाइपलाइनों को तेजी से बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा तैयार करना, ताकि अनुमतियों में होने वाली देरी और ग्राउंड पर होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए देश से तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है। फ्यूल स्टेशन पर काफी पेट्रोल और डीजल मौजूद। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि आज यूएई के हवाई अड्डों से भारत के लिए लगभग 85 उड़ानें संचालित होने की उम्मीद। ओमान और सऊदी अरब से भारत के लिए उड़ानें लगातार जारी। संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों की आर्मीनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत वापसी से लगातार सहायता। उन्होंने कहा कि भारतीय मिशन क्षेत्र में भारतीय समुदाय के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना किया शुरू। इस कड़ी में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्थित ईवीएम, वीवीपैट भंडार गृह से मशीनों को विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। इस पर बड़ा चुनावी दांव खेला। पार्टी ने आम जनता, खासकर महिलाओं और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वायदे किए हैं।
जिसमें मुफ्त फ्रिज, नगद सहायता, राशन में अतिरिक्त सुविधाओं जैसे ऐलानों के जरिए पार्टी ने सीधे वोटरों को साधने की रणनीति बनाई। एआईएडीएमके के महासचिव ए पलानीस्वामी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि इसमें कुल 297 वादे शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो चुनाव प्रचार की रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे। उनकी चुनावी यात्रा को पश्चिम बंगाल प्रवास का नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के दुर्गम इलाकों में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केंद्रीय बलों द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को निडर होकर मतदान करने के लिए आश्वस्त किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दूर दराज क्षेत्रों तक अर्धसैनिक बल तैनात किए। असम में आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी। राज्य के कुल 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 124 सीटों पर जांच कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उन युवाओं पर था जिन्होंने हाल ही में 18 साल की आयु पूरी कर ली। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग वो करेंगे। कोलकाता के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और बूथ लेवल अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दिल्ली के करोलबाग इलाके में जनेवाला मंदिर के पास देर रात एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें रात करीब 1 बजे सूचना मिली। राजस्थान की एक बस हनुमान मंदिर चौक के पास पलटी। बस में लगभग 25 यात्री सवार, कुछ लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तारे ने मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उनके 2 सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने पाया कि तीनों आरोपी सक्रिय रूप से संगठन चलाकर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल थी। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इस कड़ी में गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल में धर्म से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रस्तावित कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश दिल्ली बजट 2026-27 को जनहितकारी और हरित बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई माओवादी समाज की मुख्यधारा में वापसी हुई है। DKSZC सदस्य पापा राव, डीवीसीएम प्रकाश मड़वी और डीवीसीएम अनिल ताती सहित कुल 18 माओवादी कैडरों ने हिंसा छोड़ते हुए आत्मसमर्पण किया, समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। इस समूह में 7 महिला कैडर भी शामिल रहीं। सभी कैडरों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए अपनी 147 राइफलों और अन्य श्रेणीबद्ध हथियार सौंपने की प्रक्रिया में वो शामिल हुए। इस आत्मसमर्पण को नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प की वास्तविकता में एक निर्णायक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सेना के खड़गा सेपर्स और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभियान के दौरान असॉल्ट ब्रिज की त्वरित एयर मूवमेंट और तैनाती का सफल परीक्षण किया। इस अभ्यास में भारी सैन्य उपकरण को कम समय में हवाई मार्ग से अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाकर तेजी से पुल स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन। आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर और छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चीनी उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समिति चीनी मिलों की समस्याओं, सुधार के उपायों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर रिपोर्ट देगी, जिससे सरकार को वित्तीय पैकेज तैयार करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जनवरी अवधि में भारत का कुल निर्यात 5.26% बढ़कर $714 अरब के पार हुआ। जितिन प्रसाद ने कहा कि 2021-22 से 2024-25 के दौरान निर्यात 6.9% CAGR से बढ़ा, जो भारत की वैश्विक व्यापारिक मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
सरकार की RODTEF योजना के सहारे देश का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच औसतन 20% की सालाना दर से बढ़ने का अनुमान। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली पानीपत करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है। नमो भारत के नाम से जाने जाने वाला ये द्रुत गति वाला आधुनिक सार्वजनिक परिवहन गलियारा राज्य के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा। भारतीय रेलवे ने गुजरात और बिहार में 647 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। रेल मंत्रालय के अनुसार इन परियोजनाओं में गुजरात के कोसामा में 13.38 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर का निर्माण और बिहार के भागलपुर में एक नया रेल बाईपास बनाना शामिल। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बदलाव ताकि कालाबाजारी पर लगाई जा सके रोक और यात्रियों को मिले अधिक सुविधा। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होंगे। नियमों के अनुसार अब रिफंड समय के आधार पर तय होगा। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर अधिक रिफंड मिलेगा, जबकि 8 घंटे से कम समय में अगर आप कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वक्त ब्रेक का आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। इकरा की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ऑपरेशन और मेंटेनेंस में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के अवसर पैदा होने की संभावना। योजना का बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया और अब फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के बजाय लंबी अवधि की जल आपूर्ति और रखरखाव पर होगा। राज्यसभा में पंकज चौधरी ने बताया कि क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए गए और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। RBI ने मृत खाताधारकों के निपटान के लिए नए नियम लागू किए और अक्टूबर 2025 से क्लेम सेटलमेंट पर 5 से 7.5% तक का इंसेंटिव देने की योजना शुरू की। गुजरात के कच्छ में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये प्रोजेक्ट लगभग 1.8 करोड़ घरों को बिजली देने में सक्षम होगा। इस हाइब्रिड परियोजना में 20 गीगावाट सोलर और 10 गीगावाट विंड एनर्जी शामिल, जिससे दिन रात निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अदानी पावर को रेटिंग एजेंसी केरेज ने ESG स्कोर 80 देते हुए लीडरशिप कैटेगरी में रखा। कंपनी ने थर्मल पावर सेक्टर में मजबूत होने के साथ साथ पर्यावरण स्कोर में भी 75 अंक हासिल किए हैं। FSC की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में डिजिटल NBFCs ने 9 करोड़ से ज्यादा पर्सनल लोन मारे, जिनकी कुल वैल्यू 1.53 लाख करोड़ रुपए। देश भर में बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में पड़े 73,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम धन को लोगों तक लौटाने के लिए सरकार ने प्रयास किए तेज। NBCI बीम सर्विसेज लिमिटेड ने बीम ऐप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर किया लॉन्च। अब यूजर्स 5,000 रुपए तक के UPI ट्रांजैक्शन को फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से मंजूरी दे पाएंगे। नए फीचर के जरिए अब यूजर्स 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से मंजूरी दे पाएंगे, जिसमें पेमेंट पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। NSE की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में IPO के जरिए फंड जुटाने में फाइनेंशियल सेक्टर 34% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे।
पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों के बीच सोना चांदी की कीमतों में तेजी। सोना बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी उछलकर 2,24,545 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची। बांग्लादेश पिछले 3 वर्षों में उच्च खाद्य सुरक्षा और महंगाई की जोखिम वाली रेड श्रेणी में बरकरार। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 महीनों में खाद्य महंगाई बढ़ने से स्थिति और हुई गंभीर। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत सरकार के साथ 4 प्रमुख परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते के लिए किए और इन परियोजनाओं में पंजाब में सतत बागवानी को बढ़ावा देते हुए योजना और मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना शामिल। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तनाव के बीच इजरायल ने आधिकारिक तौर पर दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की घोषणा की। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने इस पूरे इलाके में सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन को करार दे दिया। इस घोषणा पर हिजबुल्लाह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सैन्य जवाब की चेतावनी दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। इजरायल ने ईरान पर फिर से आक्रामक हमले शुरू किए। इजरायली रक्षा बल के अनुसार हमलों में तेहरान समेत कई ठिकानों पर निशाना बनाया गया। वहीं ईरान की ओर से मंगलवार देर रात मिसाइलें जो थी वो फिर इजरायल की तरफ दागी गई, जिसके बाद एंटी मिसाइल रक्षा को सक्रिय किया गया, सतर्कता बढ़ाई गई। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ ड्रोन हमला। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार हमले में ईंधन टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे आग लगी। हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, पर आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि ये हमले ईरान की ओर से किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार, ताकि जारी तनाव को खत्म किया जा सके। क्यूबा की राजधानी हवाना में एक जहाज मानवीय सहायता लेकर पहुंचा, जिसमें खाद्य सामग्रियां, दवाइयां और सोलर पैनल शामिल। ये आपूर्ति क्यूबा पर अमेरिकी दबाव और तेल आपूर्ति में कटौती के बीच राहत के तौर पर आई। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद तेल आपूर्ति पर लगी रोक ने क्यूबा की मुश्किलें बढ़ाई। अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने हाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री विक्टर ऑबर्न का समर्थन करते हुए उन्हें मजबूत नेता बताया और मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील की। ट्रंप ने आवर्जन अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ऑबर्न की नीतियों की जमकर तारीफ की। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी चुनाव से पहले हंगरी दौरे की तैयारी में। कैरोलिना में प्यूर्टो रिको के लुइस मुनोज मारिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आंशिक सरकारी शटडाउन के कारण कर्मचारियों की कमी के चलते आईसीई एजेंट्स को तैनात किया गया। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने खुलासा किया कि सैकड़ों टीएससी अधिकारी नौकरी छोड़ चुके हैं और कई बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने सूडानी पूर्वी दारफुर में अल दीन टीचिंग अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें बच्चों और स्वास्थ्यकर्मी समेत कम से कम 60 लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि एंटोनियो गुतेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका भेजने से पहले मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल 2019 से ठप पड़े द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल को वाशिंगटन के साथ संचार चैनलों में फिर से स्थापित करने, वेनेजुएला की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने, ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौते को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जूरी ने मेटा पर $375 मिलियन का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पाया कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े खतरों को छिपाया, नियमों का किया उल्लंघन। मेटा ने फैसले पर असहमति जताते हुए इस पर अपील करने का किया ऐलान। कंपनी का कहना था कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आईपीएल 2026 सीजन से पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी बेचने का किया ऐलान। आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप की अगुवाई में समूह ने करीबन 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीद लिया। इस सौदे में आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया। सौदे को हालांकि अभी बीसीसीआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। आईपीएल लीग टीम राजस्थान रॉयल्स को नया मालिक मिला। अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन निकाल सोमानी राजस्थान रॉयल्स की टीम को खरीदने जा रहे हैं। सोमानी की अगुवाई वाला समूह ये करार $1.63 बिलियन के करीब है और ये सौदा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी के अधीन होगा और 2026 आईपीएल सत्र के बाद से प्रभावी। 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उप कप्तान किया नियुक्त।
ये फैसला फ्रेंचाइजी की दीर्घकालिक नेतृत्व रणनीति की ओर से संकेत करता है। रिंकू सिंह कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ टीम की जिम्मेदारियां निभाएंगे। रिंकू को घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी और यूपी T20 लीग में कप्तानी का अनुभव हासिल है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डिकेट ने IPL 2026 के नाम वापस लिया। खराब फॉर्म के बीच अपने टेस्ट करियर पर ध्यान देने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। आखिरी समय पर हटने के कारण बेन डिकेट को IPL से 2 साल के बैन का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल की नीलामी में कैपिटल्स ने डिकेट को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया। उन्हें चोटिल नाथन एलिस की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर साइन किया गया। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। ताजा जारी ICC T20 रैंकिंग में मंधाना शीर्ष भारतीय हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर नवीनतम रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंची। शेफाली वर्मा ने अपना छोटा स्थान बरकरार रखा, जबकि जेमिमा रॉड्रिगेज संयुक्त 11वें स्थान पर बनी हुई हैं। लक्ष्य अगले महीने होने वाले थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य के अलावा टीम में किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को टीम में बनाए रखा गया। ओवर कप में PV सिंधु, शीर्ष युगल जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली के साथ मिलकर भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगी। महिला टीम में उन्नति हुड्डा के साथ देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा शामिल। तमिलनाडु की बर्निका एलोगोवान ने राष्ट्रीय इंडो चैंपियनशिप के पहले दिन महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने नाम किया। 29 वर्षीय एलोगोवान ने 4.22 मीटर की ऊंचाई पार कर नया रिकॉर्ड बनाया। लिवरपूल के स्टार फॉरवर्ड मोहम्मद साले ने इस सीजन के अंत में क्लब छोड़ने का ऐलान किया। साले 2017 में इटालियन क्लब AS रोमा से लिवरपूल आए और पिछले 9 सालों में क्लब की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।